नमस्कार मित्रों, एग्ज़ाम क्लियर क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि थर्ड ग्रेड की जो मुख्य परीक्षा में राजस्थान जीके का प्रतिशत है वो सबसे ज़्यादा रखा गया है और उसमें भी पहला ही टॉपिक है राजस्थान का भौगोलिक ज्ञान। तो आज हम राजस्थान के भौगोलिक परिदृश्य संबंधी जानकारी प्राप्त करेंगे और हम बहुत ही शानदार तरीके से टॉपिक वाइज राजस्थान सामान्य ज्ञान भी पढ़ने वाले हैं। परीक्षा तक ऐसा कोई प्रश्न नहीं छोड़ेंगे जो हमें नहीं आता हो और परीक्षा के अंतिम दिनों में तो बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज भी चलाएंगे जो आपकी सफलता के लिए रामबाण साबित होगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहले हम राजस्थान की स्थिति के बारे में जानेंगे कि विश्व में राजस्थान की स्थिति क्या है, एशिया महाद्वीप में क्या है और भारत में राजस्थान की स्थिति क्या है। सबसे पहले हम विश्व में राजस्थान की स्थिति देखते हैं। इससे पहले हम विश्व को यदि एक संपूर्ण ग्लोब के रूप में देखें तो यह है देशांतरीय रेखा जो संपूर्ण विश्व को दो भागों में बांटती हैं, एक पूर्वी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। इसी प्रकार यह है अक्षांशीय रेखा, ये भी संपूर्ण विश्व को दो भागों में बांटती हैं, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। इसमें राजस्थान की स्थिति है वो है यहाँ पर। तो देशांतरीय दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान की स्थिति है उत्तरी गोलार्ध में, देशांतरीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति है वो है पूर्वी गोलार्ध में और अक्षांशीय दृष्टि से जो राजस्थान की स्थिति है वो है उत्तरी गोलार्ध में। और ऑल ओवर यदि देखा जाए पूरे विश्व में राजस्थान की स्थिति तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। यह है विश्व का मानचित्र। इसमें ये यहाँ पर है एशिया, यहाँ पर है राजस्थान। तो राजस्थान की स्थिति किस दिशा में है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। चलिए अब हम एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति देखते हैं। यह है एशिया महाद्वीप का नक्शा। यदि एशिया महाद्वीप को भी हम इस प्रकार बांटे हैं तो जो राजस्थान की स्थिति निकल कर आएगी वो है यहाँ पर राजस्थान की स्थिति वो है दक्षिणी पश्चिम में। किस दिशा की तरफ? दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध में। और अगर हम भारत की दृष्टि से देखें, यदि भारत को भी हम इस प्रकार विभाजित करें तो राजस्थान की स्थिति निकल कर आएगी, ये यहाँ पर है राजस्थान, राजस्थान की स्थिति निकल कर आएगी वो आएगी उत्तर पश्चिम में। तो तीनों याद रखना। अगर विश्व में पूछे तो राजस्थान की स्थिति है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, अगर एशिया में पूछे तो दक्षिणी पश्चिम में, ये यहाँ पर है राजस्थान। और अगर भारत की दृष्टि से पूछा जाए तो उत्तर पश्चिम की ओर है। चलिए अब हम विस्तार से पढ़ते हैं कि राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। और कब बना? 1 नवंबर 2000 को, जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। और इसका क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर और वर्ग मील में पूछे तो 1,32,140 वर्ग मील, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 10.41%। ये राज्य के उत्तर में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक फैली जो अरावली पर्वतमाला है, ये जलवायु एवं भूत धरातल की दृष्टि से राजस्थान को दो असमान भागों में विभाजित करते हैं। क्योंकि ये अरावली पर्वतमाला है पश्चिमी राजस्थान के लिए तो बनी हुई है अभिशाप और पूर्वी राजस्थान के बनी हुई है वरदान। क्योंकि पूर्वी राजस्थान में बंगाल की खाड़ी से जो आने वाला मानसून है वो यहाँ टकरा करके पूरी राजस्थान में बरसात करता है और ये अरावली पर्वतमाला इस मानसून को आगे नहीं बढ़ने देती हैं। जबकि पश्चिमी राजस्थान में जो अरब सागर से मानसून उड़ता है वो अरावली पर्वतमाला के कारण इसके समांतर आगे बढ़ जाता है और आगे बढ़ करके हिमाचल प्रदेश में वहाँ बरसात करता है। तो अरावली पर्वतमाला पश्चिमी राजस्थान में एक तो पूर्वी
जो मानसून है उनको भी नहीं आने देती और जो अरब सागरीय मानसून है उनको भी आगे धकेल देती हैं, जिसके कारण पश्चिमी राजस्थान के लिए तो अभिशाप बनी हुई है, जबकि पूर्व राजस्थान के लिए क्या है, एक वरदान साबित हुई है। तो अरावली पर्वतमाला है राजस्थान को दो असमान भागों में बांट देती है। पश्चिमी राजस्थान में तो 50 सेमी से ही कम बरसात होती है, जबकि पूर्व राजस्थान में अरावली पर्वतमाला के पूर्व की तरफ है 50 सेमी से ज़्यादा बरसात होती है। इस कारण अरावली पर्वतमाला है वो राजस्थान को दो असमान भागों में बांटते हैं। अब हम राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति और देशांतरीय स्थिति देखते हैं। तो राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति है वो है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, और इनका जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 7 डिग्री 9 मिनट। अब देशांतरीय विस्तार में 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक हैं, और इनका जो देशांतरीय विस्तार है वो 8 डिग्री 47 मिनट है। और कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है राजस्थान में? 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से गुजरती हैं। राज्य में डूंगरपुर जिले की दक्षिण सीमा से होती हुई बांसवाड़ा जिले के लगभग मध्य से होकर गुजरती हैं। देखिए यह है कर्क रेखा, यहाँ पर स्थित है राजस्थान, और यह है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। भूमध्य रेखा पर तो तापमान ज़्यादा होता है, जिनके कारण यहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती हैं उष्णकटिबंध प्रकार की हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं। लेकिन जैसे जैसे हम इधर जाएंगे तो जो जलवायु है वो उपोष्ण कटिबंध की प्रकार की होती जाएगी। इसलिए जो कर्क रेखा पर स्थित बांसवाड़ा जिला है यहाँ पर तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं, लेकिन अधिकांश राजस्थान तो कर्क रेखा से किस दिशा में? उत्तर की तरफ है। इसलिए यहाँ पर राजस्थान में है उपोष्ण कटिबंध प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं, जलवायु पाई जाती हैं। किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? उपोष्ण कटिबंध की, क्योंकि भूमध्य रेखा से लेकर के कर्क रेखा तक तो उष्ण कटिबंध प्रकार की जलवायु है, लेकिन कर्क रेखा के बाद की जो जलवायु है उत्तर की दिशा की ओर वो किस प्रकार की हैं? वो उपोष्ण प्रकार की है या उत्तरी शीतोष्ण प्रकार की हैं। तो अधिकांश राजस्थान तो किस दिशा में है? उत्तर की ओर है। और एक प्रश्न आता है ना कि सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी किस जिले में पड़ती हैं और सर्वाधिक सीधी कौन से जिले में पड़ती हैं? तो ये मान लीजिए एक सूर्य है जो विषुवत रेखा पर स्थित है, तो सूर्य की किरणें जो सर्वाधिक सीधी पड़ेगी वो तो किस जिले में पड़ेगी? बांसवाड़ा में। और जो सर्वाधिक तिरछी पड़ेगी वो कौन से जिले में पड़ेगी? गंगानगर में। और जैसे जैसे सूर्य है वो उत्तरी गोलार्ध में बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे उत्तरी गोलार्ध का तापमान भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा, और दिन बड़े होते जाएंगे। और 21 जून को राजस्थान का सबसे बड़ा दिन होगा। कौन सा? 21 जून। और जैसे जैसे सूर्य है वो उत्तरी गोलार्ध से दक्षिण गोलार्ध की तरफ बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे तापमान राजस्थान में कम होता जाएगा, दिन है वो छोटे होते जाएंगे और रातें बड़ी होती जाएंगी। और 22 दिसंबर को राजस्थान की सबसे बड़ी रात होती है। किस दिसंबर को? 22 दिसंबर को। और उस दिन सबसे छोटा दिन होता है, और सबसे बड़ा दिन है वो 21 जून को होता है। तो सबसे बड़ा दिन है वो 21 जून है, और सबसे जो बड़ी रात है वो है 22 दिसंबर। और कर्क रेखा के उत्तर में ये पढ़ लिया हमने कि कर्क रेखा के उत्तर में होने के कारण जलवायु की दृष्टि से राज्य का अधिकांश भाग कौन सा हुआ? उपोष्ण। हालांकि कर्क रेखा परिस्थित जो बांसवाड़ा जिला है उसकी जो जलवायु है वो तो कैसी है? वो तो उष्णकटिबंधीय है। तो कर्क रेखा के उत्तर में होने के कारण जलवायु की दृष्टि से राज्य का अधिकांश भाग उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है, जबकि बांसवाड़ा जिले का अधिकांश भाग उष्णकटिबंध है। उत्तर से दक्षिण तक राज्य की जो लंबाई है वो है 826 किलोमीटर। उत्तर में कौन सा गांव? कोणा गांव गंगानगर से लेकर के दक्षिण में बोरकुंडा बांसवाड़ा तक कितनी लंबाई है? कुल 826 किलोमीटर। और इसी प्रकार राजस्थान की जो चौड़ाई है वो है 869 किलोमीटर। कहाँ से लेकर? जैसलमेर में कटरा गांव से लेकर के पूर्व में सिलोन गांव राजखेड़ा धौलपुर तक इनकी कुल लंबाई है, चौड़ाई है वो है 869 किलोमीटर। यानी पूर्व से पश्चिम तक की जो चौड़ाई है वो 869 किलोमीटर है। विस्तार कहाँ से लेकर है? पश्चिम में कटरा गांव सम से पूर्व में सिलोन गांव राजखेड़ा धौलपुर तक।
और राजस्थान की जो आकृति है वो है विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंग के समान, तथा स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है वो है 5,920 किलोमीटर। उसमें से 1,070 किलोमीटर तो अंतर्राष्ट्रीय हैं तथा 4,850 किलोमीटर हैं वो अंतर्राज्यीय हैं। अब राजस्थान के अन्य जिलों के साथ क्या स्थिति है, तो उत्तर में राजस्थान में पंजाब के 2 जिले लगते हैं, फाजिल्का व मुक्तसर, और राजस्थान के भी 2 जिले लगते हैं, गंगानगर व हनुमानगढ़। और उत्तर पूर्व में हरियाणा है, हरियाणा के 7 जिले लगते हैं, मेवात है, रेवाड़ी है, महेंद्रगढ़ है, भिवानी है, हिसार है, सिरसा है व फतेहाबाद है। और राजस्थान के भी 7 जिले हरियाणा से लगते हैं, वो है हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर व भरतपुर। और पूर्व में उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के 2 जिले आगरा व मथुरा राजस्थान की सीमा से लगते हैं। और राजस्थान के भी 2 जिले हैं, भरतपुर व धौलपुर, जो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगते हैं। और दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश स्थित हैं, जिनके 10 जिले हैं राजस्थान की सीमा से लगते हैं। तो राजस्थान के भी 10 जिले हैं, मध्य प्रदेश के जिलों से लगते हैं, सीमा से लगते हैं। पहला है मध्य प्रदेश के जिले में झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगरमालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर व मुरैना। ये 10 जिले मध्य प्रदेश के हैं जो राजस्थान की सीमा से लगते हैं। तो राजस्थान के भी 10 जिले हैं, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा। और पश्चिम में है गुजरात, जिसके 6 जिले हैं, पहले 5 थे अब 6 हो गए, कच्छ, बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, महिसागर व दाहोद। इस प्रकार 6 जिले राजस्थान की सीमा से लगते हैं गुजरात के। और राजस्थान के भी 6 जिले लगते हैं, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, सिरोही, जालोर, बाड़मेर। अब हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा एक देश से लगती है, केवल पाकिस्तान से। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का बहावलपुर, रहीमयार खान तथा सिंध प्रांत के घोटकी, सुकूर, खेरपुर, संगर, उमरकोट व थार पारकर, ये 9 जिले हैं पाकिस्तान के जो राजस्थान की सीमा से लगते हैं। और राजस्थान के 4 जिले हैं वो पाकिस्तान की सीमा से लगते हैं। कौन कौन से? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर व गंगानगर। और इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम है वो रेड क्लिफ रेखा है। ये राज्य में उत्तर में गंगानगर के हिंदुमल कोट से लेकर दक्षिण में बाड़मेर के भागल गांव बाकासर तक विस्तृत है। यानी कहाँ से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा गंगानगर के हिंदुमल कोट से लेकर के बाड़मेर के भागल गांव बाकासर तक विस्तृत है। और सर्वाधिक जो अंतर्राष्ट्रीय पाकिस्तान से लगती हुई रेड क्लिफ रेखा है वो जैसलमेर जिले की है। सर्वाधिक पूछे तो कौन से जिले की हैं? जैसलमेर जिले की हैं। और सर्वाधिक लंबी अंतर्राज्यीय सीमा पूछे तो झालावाड़ जिले की सबसे लंबी सीमा है जो मध्य प्रदेश से लगती हैं। तो सबसे अंतर्राष्ट्रीय पूछे तो कौन सी? जैसलमेर से लगती हैं। और अंतर्राज्यीय पूछे तो झालावाड़ जिले से लगती हैं। और सबसे कम लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूछे तो पाकिस्तान से लगती हुई रेड क्लिफ रेखा बीकानेर जिले की है। किस जिले की है? बीकानेर की। और सबसे कम यदि अंतर्राज्यीय सीमा पूछे तो बाड़मेर जिले से लगती हैं जो गुजरात से मिलती हैं। गुजरात की सर्वाधिक लंबी अंतर्राज्यीय सीमा उदयपुर जिले से लगती हैं। गुजरात की पूछे कि गुजरात की सबसे ज़्यादा सीमा किस जिले से लगती हैं तो उदयपुर जिले से लगती हैं। और राज्य की सबसे कम लंबी अंतर्राज्यीय सीमा पंजाब राज्य से लगती है। राज्य पूछे तो पंजाब राज्य से लगती हैं। एवं सर्वाधिक लंबी अंतर्राज्यीय सीमा पूछे तो मध्य प्रदेश से लगती हैं। और राज्य की स्थलीय सीमा पर स्थित कुल जिलों की संख्या है वो 25 है। और राजस्थान के 23 जिले हैं वो अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित हैं। तो 2 जिले हैं ऐसे हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा पर भी स्थित हैं और अंतर्राष्ट्रीय पर भी हैं, वो है गंगानगर और बाड़मेर। तथा 4 जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश।
तो सबसे पहले हम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को कितने भागों में बांटते हैं? 4 भागों में बांटते हैं। पहला है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जिसमें कौन कौन से जिले आते हैं? जैसलमेर है, बाड़मेर है, जोधपुर है, बीकानेर, पाली, हनुमानगढ़, गंगानगर, नागौर, जालोर, चूरू, सीकर, झुंझुनू। विशेषता क्या है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की? सबसे पहले हम पढ़ते हैं उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जो सबसे बड़ा प्रदेश है, जिनका क्षेत्रफल राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 61% भाग है, लगभग 2,09,000 वर्ग किलोमीटर। और उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की जो लंबाई है वो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व तक 640 किलोमीटर है लंबा है, एवं पूर्व से पश्चिम 300 किलोमीटर चौड़ा है। तो लंबाई है इसकी 640 किलोमीटर और चौड़ाई है वो 300 किलोमीटर। और उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में राज्य की कुल जनसंख्या का 40% भाग रहता है। बरसात होती है 20 से लेकर 50 सेमी तक। गर्मियों में उच्चतम तापमान है वो 49 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है तथा सर्दियों में -3 डिग्री सेल्सियस तक। और जलवायु कैसी है? शुष्क व अत्यधिक विषम है, कम बरसात होती है। मिट्टी भी यहाँ पर किस प्रकार की पाई जाती है? रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है। और यह भूभाग अरावली पर्वतमाला के उत्तर पश्चिम एवं पश्चिम में विस्तृत है। अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश होने के कारण दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, जो अरब सागर व बंगाल की खाड़ी का मानसून सामान्यतः यहाँ बहुत कम वर्षा करता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था, क्योंकि अरब सागर का जो मानसून आता है वो तो समांतर सीधा आगे चला जाता है, और जो बंगाल की खाड़ी से आने वाला मानसून है वो अरावली पर्वतमाला रोक लेती हैं, जिनके कारण राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है। और वर्षा का वार्षिक औसत भी रहता है 20 से लेकर 50 सेमी तक। और इस प्रदेश का जो सामान्य ढाल है वो पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण की ओर है, या उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। और इसकी समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो 200 से लेकर 300 मीटर तक है। किस प्रदेश की? उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश की। और यह भूभाग 33 सागर, जो खारे पानी का माना जाता था, इयोसीन व प्लेइस्टोसीन काल में विद्यमान था, का अवशेष माना जाता है। और 25 सेमी सम वर्षा रेखा मरुस्थल को भी 2 भागों में बांटती हैं। तो उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश भी कितने भागों में बंटा हुआ है? 2। पहला है पश्चिमी विशाल मरुस्थल या रेतीला शुष्क मैदान या महान मरुभूमि, यानी ये पूर्णतः क्या है? मरुस्थल है। तो जो पश्चिमी विशाल मरुस्थल हैं उसमें वर्षा का वार्षिक औसत है वो 20 सेमी तक रहता है, जिसमें कौन कौन से जिले आते हैं? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर आदि क्षेत्र है। ये पूर्णतः क्या है? मरुस्थल है। और वर्षा अत्यधिक कम होने के कारण इस प्रदेश को शुष्क बालू का मैदान भी कहते हैं। और ये पश्चिमी रेतीली शुष्क मैदान के भी कितने भाग हैं? इसके भी 2 उपभाग हैं, एक तो बालू का स्तूप युक्त भाग और एक बालू का स्तूप मुक्त भाग। और उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय क्षेत्र का जो दूसरा भाग है वो है राजस्थान बांगर या बांगड़ या अर्ध शुष्क मैदान। अर्ध शुष्क मैदान है महान शुष्क रेतीले प्रदेश के पूर्व में व अरावली पहाड़ियों के पश्चिम में है। लूणी नदी के जल प्रवाह के क्षेत्र में अवस्थित है, यानी जहाँ जहाँ लूणी नदी का जल प्रवाह क्षेत्र है वो अर्ध शुष्क मैदान के अंतर्गत आता है। अर्ध शुष्क मैदान है वो पश्चिमी विशाल मरुस्थल से तो पूर्व की ओर और अरावली की पहाड़ियों से पश्चिम की ओर स्थित है। और यह आंतरिक प्रवाह क्षेत्र है, आंतरिक प्रवाह क्षेत्र माना जाता है अर्ध शुष्क मैदान, क्योंकि यहाँ पर आंतरिक नदियाँ बहती हैं। और इसका उत्तरी भाग घगर का मैदान, उत्तरी पूर्वी भाग शेखावटी का आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र व दक्षिणी पश्चिमी भाग लूणी नदी बेसिन तथा मध्यवर्ती भाग है वो नागौरी उच्च भूमि है। इस प्रकार उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का जो दूसरा भाग है अर्ध शुष्क मैदान, उसको भी 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है घगर का मैदान। यह मुख्यतः हनुमानगढ़ एवं गंगानगर जिलों में विस्तृत है। इस क्षेत्र में भी वर्तमान में घगर नदी प्रवाहित होती हैं, जो मृत नदी के नाम से जानी जाती हैं।
और इसका जो दूसरा भाग है वो है लूनी बेसिन या गोडवाड़ क्षेत्र। लूनी है उसकी सहायक नदियों के इस अपवाह क्षेत्र को गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं। गोडवाड़ प्रदेश को किसे कहते हैं? लूनी है उसकी जो सहायक नदियां हैं उसके अपवाह क्षेत्र हैं उसको हम गोडवाड़ प्रदेश भी कहते हैं। और इस क्षेत्र में जालोर और सिवाना की जो ग्रेनाइट पहाड़ियां हैं वो भी स्थित हैं। और जो तीसरा भाग है अर्धशुष्क मैदान का वो है नागौरी उच्च भूमि प्रदेश। राजस्थान बांगड़ प्रदेश के मध्यवर्ती भाग को इसको बांगड़ प्रदेश भी कहते हैं। बांगड़ प्रदेश के मध्यवर्ती भाग को नागौर उच्च भूमि कहते हैं। इस क्षेत्र में डीडवाना, कुचामन, सांबर, नावा आदि खारी पानी की झीलें हैं जहाँ नमक उत्पादित होता है। और अर्धशुष्क मैदान का या बांगड़ प्रदेश का जो चौथा भाग है वो है शेखावटी या आंतरिक प्रवाह क्षेत्र। शेखावटी आंतरिक प्रवाह क्षेत्र बांगड़ प्रदेश के इस भूभाग में चूरू, सीकर, झुंझुनू व नागौर का कुछ भाग आता है। इसके उत्तर में घगर का मैदान तथा पूर्व में अरावली पर्वत श्रृंखला है। उत्तर में तो घगर का मैदान है तथा पूर्व में अरावली पर्वत श्रृंखला है। और इस प्रदेश में बरखान प्रकार के बालू का स्तूप भी पाए जाते हैं। तो प्रश्न आ सकता है बरखान प्रकार के बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? तो शेखावटी प्रदेश में ज़्यादा पाए जाते हैं। और यहाँ की जो मुख्य फसलें हैं वो बाजरा, मोठ व ज्वार हैं। वनस्पति है बबूल, फोग, खेजड़ा, केर, बेर, सेवन घास आदि। और उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में संपूर्ण मरुस्थल में बालू का स्तूपों के बीच में कहीं कहीं निम्न भूमि भी मिलती हैं जिसमें वर्षा का जल भर जाने से अस्थायी झीलें बन जाती हैं। वह दलदली भूमि का निर्माण होता है जिसे हम रन या टाट कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? रन या टाट। कन्नौड़ है, ब्रह्मसर है, भाकरी है, पोखरण, जैसलमेर है, बाप, जोधपुर हैं तथा थोब बाड़मेर ये प्रमुख रण क्षेत्र हैं। तो प्रमुख रण क्षेत्र या टाट क्षेत्र पूछे तो कौन कौन से हैं? कन्नौड़, ब्रह्मसर, भाकरी, पोखरण, बाप, थोब ये सब क्या है? प्रमुख रण क्षेत्र हैं। और इस प्रदेश की जो प्रमुख नदी है वो लूनी नदी है जो कहाँ से निकलती हैं? नागपाड़, अजमेर से निकलकर नागौर से होती हुई पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर में बहकर कच्छ के रण में गुजरात में विलुप्त हो जाती हैं। इस प्रकार उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश को दो प्रमुख भागों में बांटा गया था। पहला भाग था विशाल मरुस्थल, पश्चिम का विशाल मरुस्थल जिसको भी प्रमुख दो भागों में बांटा गया था। एक था बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और एक बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। और दूसरा भाग था उत्तर पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश का वो है अर्धशुष्क मैदान। इनको भी 4 भागों में बांटा गया था। पहला था घगर का मैदान, दूसरा था लूनी नदी का बेसिन या गोडवाड़ प्रदेश, तीसरा था नागौरी उच्च भूमि प्रदेश और चौथा था शेखावटी का आंतरिक प्रवाह क्षेत्र। इस प्रकार राजस्थान का सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश पढ़ा था हमने, उत्तर का पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। अब हम पढ़ेंगे अरावली पर्वतीय प्रदेश जिसमें प्रमुख जिले हैं जयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, सीकर, झुंझुनू, अजमेर, सिरोही, अलवर, पाली और जयपुर। और ये विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों में से एक है अरावली पर्वतमाला। राजस्थान के भूभाग को 2 असमान भागों में बांटती है, ये हमने पढ़ लिया है। इन पर्वतों में ग्रेनाइट चट्टानें भी मिलती हैं जो सेंदड़ा ब्यावर के पास अधिक फैली हुई हैं। तो ये याद रखना, अरावली पर्वतमाला में ज़्यादातर चट्टानें कैसी हैं? ग्रेनाइट प्रकार की हैं। और जो ज़्यादा कहाँ मिलती हैं? सेंदड़ा, ब्यावर, अजमेर में मिलती हैं। और क्षेत्रफल है राज्य के संपूर्ण भूभाग का केवल 9% क्षेत्रफल है और राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 10% भाग निवास करती हैं। और वर्षा भी अच्छी होती है 50 सेमी से लेकर 90 सेमी तक। और अरावली पर्वत राज्य में एक वर्षा जल विभाजक रेखा का कार्य भी करती हैं, यानी राजस्थान को 2 भागों में बांटती हैं। पश्चिम की तरफ 50 सेमी से कम वर्षा होती हैं और पूर्वी राजस्थान में 50 सेमी से ज़्यादा वर्षा होती हैं। और राजस्थान का जो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है वो भी अरावली पर्वतमाला का ही भाग है। माउंट आबू लगभग 150 सेमी है, इसी में स्थित हैं। जलवायु किस प्रकार की पाई जाती हैं? उप आर्द्र जलवायु पाई जाती हैं और मिट्टी है काली, भूरी, लाल व कंकरीली मिट्टी पाई जाती हैं। अरावली पर्वतमाला का विस्तार है वो कर्ण
कर्णवत रूप में, कर्ण की तरह, किस तरफ, इस प्रकार कर्ण की तरफ है अरावली पर्वतमाला का विस्तार। कर्णवत रूप में दक्षिण पश्चिम में गुजरात में कहाँ से लेकर, गुजरात में खेड़ ब्रह्मा से लेकर खेड़ ब्रह्मा पालनपुर से लेकर उत्तर पूर्व में खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू तक श्रृंखलाबंद रूप में है। यहाँ तक तो श्रृंखलाबंद रूप में, कहाँ से लेकर, गुजरात के खेड़ ब्रह्म पालनपुर से लेकर उत्तर पूर्व में खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू तक तो श्रृंखला के रूप में है। उसके बाद में ये कटी फटी हैं, छोटे छोटे हिस्सों में दिल्ली तक भी जाती हैं, रायसीना पहाड़ी तक फैली हुई हैं। इन श्रृंखलाओं की चौड़ाई व ऊंचाई दक्षिण पश्चिम में अधिक है। याद रखना, चौड़ाई भी ज़्यादा है और ऊंचाई भी कहाँ पर ज़्यादा है, दक्षिण पश्चिम में, जो धीरे धीरे उत्तर पूर्व में कम होती चली जाती हैं। और अरावली पर्वतमाला श्रृंखला किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का अवशेष है। ये भी याद रखना है कि अरावली पर्वतमाला किसका अवशेष है, गोंडवाना लैंड का अवशेष है। और इनकी उत्पत्ति है भूगर्भिक इतिहास के प्री कैम्ब्रियन कल्प यानी प्राचीन काल से हुई है, यानी सबसे प्राचीन पर्वतमाला मानी जाती हैं। और अरावली के दक्षिण भाग में पठार, उत्तरों एवं पूर्वी भाग में मैदान है। अरावली के दक्षिण भाग में तो दक्षिण के पठार हैं, उत्तरी एवं पूर्वी भाग में मैदान है। और अरावली के पश्चिम भाग में हमने पढ़ा था, पश्चिम में मरुस्थल हैं तथा अरावली पर्वत प्रारंभ में बहुत ऊंची थी, परंतु अनाच्छादन के कारण ये आज अवशिष्ट पर्वतों के रूप में ही मिलती हैं। और इस क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण खनिज भी बहुतायत से मिलते हैं, जैसे तांबान, सीसान, जस्ता, अब्रक, चांदी, लोहा, मैग्नीज, फेल्सपार, ग्रेनाइट, मार्बल, चूना पत्थर, पन्ना आदि खनिज भी पाए जाते हैं। और अरावली पर्वतमाला में जो मुख्य दर्रे हैं वो देसूरी की नाल व हाथी दर्रा, केवड़ा की नाल जो उदयपुर में है, जिलवाड़ा की नाल, सोमेश्वर की नाल आदि ये अरावली पर्वतमाला प्रदेश की प्रमुख दर्रे हैं। और अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई है ना वो 692 किलोमीटर है, जिनमें से 550 किलोमीटर यानी लगभग 80% तो राजस्थान में है। और अरावली पर्वत विश्व के प्राचीनतम वलित पर्वत का ही भाग है। और अरावली प्रदेश की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है वो 930 मीटर है। ये भी याद रखना कि अरावली पर्वतमाला की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है, तो 930 मीटर है। अरावली पर्वतीय प्रदेश को भी 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है उत्तरी पूर्वी पहाड़ी प्रदेश। अरावली पर्वत क्षेत्र का यह भाग जयपुर की सांबर झील के उत्तर पूर्व में राजस्थान हरियाणा सीमा तक फैला हुआ है। इसमें जयपुर जिले के उत्तर पूर्व में स्थित शेखावटी व तोरावटी क्षेत्र की पहाड़ियाँ आती हैं। शेखावटी एवं तोरावटी क्षेत्र की पहाड़ियाँ उत्तरी पूर्वी पहाड़ी प्रदेश में आती हैं। जयपुर एवं अलवर की जो पहाड़ियाँ शामिल भी इसमें भी की जाती हैं। और रघुनाथगढ़ सीकर जिनकी लंबाई है 1055 मीटर, और खो जयपुर जिनकी लंबाई है 920 मीटर एवं बोबाई झुंझुनू में स्थित हैं, जिनकी लंबाई है वह 780 मीटर, ऊंचाई 780 मीटर है। और बैराज अलवर जिसकी ऊंचाई है वह 792 मीटर है। और बैराठ जयपुर जिनकी ऊंचाई है वह 704 मीटर है। इसी भाग की प्रमुख क्या है, चोटियाँ हैं। तो उत्तरी अरावली के जो उत्तरी पूर्वी पहाड़ी प्रदेश हैं उनमें यदि आपको पूछे कि सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ, अरावली के उत्तरी पूर्वी पहाड़ी प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी तो आपको बताना है रघुनाथगढ़, जो कहाँ पर है, सीकर में स्थित है। और 2 नंबर पर हैं वो हैं खो, जो कहाँ पर हैं, जयपुर में स्थित हैं। और बोबाई झुंझुनू जिनकी लंबाई 780 मीटर है। और बैरोच कहाँ पर है, अलवर में स्थित हैं। और बैराठ कहाँ पर है, जयपुर में। तो अरावली पर्वतमाला का पहला भाग हमने पढ़ लिया है, उत्तरी पूर्वी पहाड़ी प्रदेश। इसमें आपको पूछा जाएगा, पर्वत चोटियाँ ही पूछी जाएगी लगभग, कि सबसे लंबी पर्वत चोटी कौन सी है, या खो जयपुर किस क्षेत्र में आती हैं, बैराठ कहाँ पर आती हैं, बैरोच किस क्षेत्र में आती हैं। अब हम पढ़ेंगे मध्यवर्ती अरावली श्रेणी। अरावली पर्वतीय के इस भूभाग में अजमेर, जयपुर एवं टोंक जिले की पहाड़ियाँ तथा शेखावटी क्षेत्र, सीकर, झुंझुनू की निम्न पहाड़ियाँ आती हैं। इस क्षेत्र में मेरवाड़ा की पहाड़ियों में अजमेर में स्थित तारागढ़ जिनकी ऊंचाई 872 मीटर है एवं नागपाड़
टोंक जिले की पहाड़ियाँ तथा शेखावटी क्षेत्र, सीकर, झुंझुनू की निम्न पहाड़ियाँ भी आती हैं। इस क्षेत्र में मेरवाड़ा की पहाड़ियों में अजमेर में स्थित तारागढ़, जिनकी ऊंचाई 872 मीटर, एवं नागपाड़ अजमेर 795 मीटर आदि प्रमुख चोटियाँ हैं। उसके बाद अरावली पर्वतमाला का जो तीसरा क्षेत्र है वो है भोरट का पठारी क्षेत्र। इसमें अरावली श्रेणी के इस भूभाग में उदयपुर, डूंगरपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ तथा सिरोही के पूर्व भाग की पहाड़ियाँ सम्मिलित की जाती हैं। आबू पर्वतखंड के अलावा अरावली पर्वत श्रेणी का उच्चतम भाग कुंभलगढ़ व गोगुंदा के बीच स्थित भोरट का पठार भी यहीं स्थित है। यानी आबू पर्वत के बाद में भोरट का पठार, जिसकी औसत ऊंचाई कितनी है 1225 मीटर, सबसे ऊंचा माना जाता है। और राज्य की चौथी सर्वोच्च चोटी जरगा, जिनकी लंबाई है 1431 मीटर, भी इसी क्षेत्र में स्थित है। और इस क्षेत्र की अन्य चोटियों में गोगुंदा, जिनकी ऊंचाई 840 मीटर है, सायरा 900 मीटर है तथा कोटड़ा 450 मीटर है। तो ये था भोरट का पठारी क्षेत्र, जो आबू पर्वत खंड के बाद दूसरा सबसे उच्चतम भाग माना जाता है। और चौथा क्षेत्र है वो है आबू पर्वत खंड। अरावली पर्वतीय क्षेत्र का उच्चतम भाग माना जाता है आबू पर्वत, जो सिरोही जिले में स्थित है। इसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई है 1200 मीटर से अधिक है। और इसमें ग्रेनाइट चट्टानों की बहुलता पाई जाती है। यानी वैसे अरावली की समुद्र तल से तो ऊंचाई है, औसत ऊंचाई वो 930 मीटर है, लेकिन अरावली का जो चौथा भाग है आबू पर्वतखंड, उसकी ऊंचाई है वो 1200 मीटर है। और आबू पर्वत से सटा हुआ उड़िया का पठार जो सर्वोच्च पठार माना जाता है। राजस्थान का सर्वोच्च पठार कौन सा है? तो उड़िया का पठार है, जिनकी ऊंचाई है वो है 1360 मीटर। तो पूछे कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो उड़िया का पठार है। कौन से क्षेत्र में? आबू पर्वतखंड में। जो सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर के नीचे स्थित है। और इस क्षेत्र में राज्य की दूसरी सर्वोच्च चोटी शेर 1597 मीटर, दिलवाड़ा 1442 मीटर एवं अचलगढ़ 1380 मीटर भी स्थित हैं। पहली तो है गुरु शिखर, लेकिन दूसरी सर्वोच्च चोटी शेर भी यहीं पर स्थित हैं, जिनकी ऊंचाई है 1597 मीटर। अब हम पढ़ेंगे पूर्वी मैदानी भाग। पूर्वी मैदानी भाग में जो जिला आता है उनमें जयपुर, भरतपुर, दौसा, सवाईमाधोपुर, करौली, टोंक, अलवर, धौलपुर, अजमेर, प्रतापगढ़ व डूंगरपुर। यह मैदानी भाग अरावली पर्वतमाला के पूर्व में स्थित है। इस मैदान का उत्तरी पूर्वी भाग गंगा यमुना के मैदानी भाग से मिला हुआ है। इसका ढाल भी पूर्व की ओर ही है। और इसका क्षेत्रफल है वो राज्य के क्षेत्रफल का लगभग 23% है। तो पूर्वी मैदान का क्षेत्रफल पूछे तो कितना प्रतिशत है? 23% है। और यहाँ पर लगभग जनसंख्या निवास करती है वो 39% निवास करती हैं। और ये मैदानी भाग 50 सेमी समवर्षा रेखा द्वारा पश्चिमी मरुस्थलीय भाग से विभाजित भी हैं। और जनसंख्या राज्य की लगभग 39% निवास करती हैं। और इस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व भी सबसे ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि क्षेत्रफल कम है और जनसंख्या ज़्यादा निवास करती हैं तो घनत्व ज़्यादा होना ही है। और वर्षा है वो है 50 सेमी से लेकर 80 सेमी वार्षिक वर्षा होती हैं। जलवायु आर्द्र जलवायु पाई जाती हैं। और मिट्टी, ये भी ध्यान रखना, जलोढ़ या दोमट मिट्टी पाई जाती हैं। और 56 का मैदान भी पूरी के मैदानी भाग में स्थित हैं, जो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ व डूंगरपुर के मध्यवर्ती भाग में विस्तृत हैं। कृषि मुख्य व्यवसाय हैं, गेहूं है, जौ है, चना है, ज्वार है, मक्का है, बाजरा है, तिलहन है, सरसों है, दालें हैं आदि यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। क्योंकि यहाँ वर्षा ज़्यादा होगी तो प्रमुख जो व्यवसाय हैं वो कृषि हैं। और इस क्षेत्र में कुओं द्वारा सिंचाई वो अधिक होती हैं। और 2 नहरें हैं, भरतपुर नहर एवं गुड़गांव नहर, ये भी इसी क्षेत्र में बहती हैं। इस प्रदेश का ढाल पूर्व दिशा में है, अतः सभी नदियाँ अपना जो जल है वो पश्चिम से पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में अपना जल ले जाती हैं। और दक्षिणी मैदानी क्षेत्रों का ढाल पश्चिम में होने के कारण
मई नदी वो खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। और चंबल बेसिन का ढाल भी दक्षिण से उत्तर की ओर एवं बनास बेसिन का ढाल उत्तर पूर्व एवं पूर्व की ओर तथा माई बेसिन का ढाल पश्चिम में गुजरात राज्य की तरफ है। तो यह याद रखना, चंबल बेसिन की ढाल पूछे तो दक्षिण से उत्तर की ओर है, और बनास बेसिन का ढाल पूछे तो उत्तर पूर्व से पूर्व की ओर है, तथा माई बेसिन का ढाल पूछे तो पश्चिम में गुजरात की तरफ है। और इस मैदानी भाग की दक्षिणी पूरी सीमा पर विंध्याचल पठार व हड़ौती का पठार भी स्थित है। विंध्यन पठार व हड़ौती का पठार भी इसी भाग पर स्थित हैं। और इस बेसिन के पश्चिम भाग में देवगढ़ के आसपास को पीड़माड़ का मैदान कहते हैं। तो पीड़माड़ का मैदान कहाँ पर स्थित है? पूरी मैदानी भाग में स्थित है। देवगढ़ के आसपास का जो क्षेत्र है वो पीड़माड़ का मैदान कहा जाता है। अब हम पूरी मैदान के भी उपभाग पढ़ेंगे। पूरी मैदान के भी 3 उपभागों में बांटा जाता है। पहला है बनास बेसिन, जहाँ पर बनास नदी बहती हैं, बनास एवं उसकी सहायक नदियाँ, वो बनास बेसिन, और चंबल बेसिन और छप्पन का बेसिन। तो बनास एवं उसकी सहायक नदियाँ खारी है, मोरेल है, बेड़च है, मैनाल है, कोठारी है, कालीसील है, मासी है आदि द्वारा सिंचित मैदानी भाग है, वो बनास बेसिन के अंतर्गत आता है। पूरी मैदान का दूसरा उपभाग है वो है चंबल बेसिन। इस बेसिन में विशाल बीहड़ है। तो सबसे ज़्यादा बीहड़ किस नदी में है? तो याद रखना चंबल बेसिन, जिनमें चोर एवं डाकुओं का आतंक भी रहता है। और इस मैदानी क्षेत्र में कोटा, बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर एवं धौलपुर के क्षेत्र शामिल है। और सर्वाधिक बीहड़ भूमि भी कहाँ पर है? धौलपुर में है। अब है छप्पन का बेसिन। माही एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा सिंचित राजस्थान का ये दक्षिणी भाग वागड़ नाम से प्रसिद्ध हैं। बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ के बीच का मैदान छप्पन का मैदान कहलाता है। तो छप्पन का मैदान किसे कहते हैं? माई एवं उसकी जो सहायक नदी द्वारा सिंचित राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है उसे छप्पन का मैदान कहते हैं, जो वागड़ नाम से भी प्रसिद्ध है। और बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के बीच का क्षेत्र है ना, वो छप्पन का मैदान है। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान का चौथा भौगोलिक प्रदेश दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, जिनमें प्रमुख जिले हैं कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा। हाड़ौती क्षेत्र का भाग है दक्षिण पूर्वी पठारी भाग। यह मालवा के पठार का ही एक भाग है। दक्षिण पूर्वी पठारी भाग है वो मालवा के पठार का ही एक भाग है, तथा चंबल नदी के सहारे पूरी भाग में विस्तृत हैं। और इस क्षेत्र में राज्य का लगभग 7% भाग आता है, तथा 11% जनसंख्या यहाँ निवास करती हैं। इसे हड़ौती का पठार या लावा का पठार भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? हड़ौती का पठार या लावा का पठार भी। ये आगे जाकर मालवा के पठार में ही मिल जाता है। वर्षा यहाँ सबसे ज़्यादा होती हैं 80 सेमी से 120 सेमी तक। और राज्य का सर्वाधिक वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र भी दक्षिण पूर्वी पठार भाग माना जाता है। और मिट्टी या काली मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी पाई जाती हैं, जो कपास की खेती के लिए बहुत लाभदायक होती हैं, जिसका निर्माण है ज्वालामुखी चट्टानों से हुआ है। इसके अलावा लाल और कच्छारी मिट्टी भी पाई जाती हैं। धरातल पथरीला व चट्टानी है। और जलवायु है वो अति आर्द्र जलवायु प्रदेश माना जाता है। बहुत ज़्यादा बरसात होती है यहाँ पर। और फसलें में प्रमुख है कपास है, गन्ना है, अफीम है, तंबाकू है, चावल है, धनिया है, मेथी है, संतरा है आदि यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। और दक्षिण पूर्वी पठार भाग के जो वनस्पति हैं, लंबी घास होती हैं, झाड़ियाँ हैं, बांस, खेर, गुल्लर, सालर, धौंक, ढाक, सागवान आदि यहाँ पर वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। और ये संपूर्ण प्रदेश चंबल और उसकी सहायक जो नदियाँ हैं ना, काली सिंध, परवन और पार्वती नदियों द्वारा प्रवाहित हैं। और इस प्रदेश का जो ढाल है वो दक्षिण से उत्तर की ओर है। इसी कारण चंबल नदी है वो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हैं। वह उसकी कई सहायक नदियाँ दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हैं। यह पठारी भाग अरावली और विंध्याचल पर्वत के बीच का संक्रांति प्रदेश माना जाता है। तो याद रखना, अरावली और विंध्याचल पर्वत के बीच का संक्रांति भाग कौन सा भाग है? दक्षिण का जो दक्षिण पश्चिम पठारी भाग है वो है। इस भूभाग को भी
दो भागों में बांटा गया है। पहला है विंध्यन कंगार भूमि। यह क्षेत्र विशाल बलुआ पत्थरों से निर्मित है। यहाँ पर पथरीली भूमि है, विंध्यन कंगार भूमि। और दूसरा भाग है दक्कन का लावा पठार। तो दक्षिणी राजस्थान को जो दक्षिणी पठारी भाग है उनको भी कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। और इस क्षेत्र में बलुआ पत्थरों के साथ साथ बीच बीच में सलेटी पत्थर भी मिलता है। बूंदी व मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ इसी भाग में स्थित हैं। यह भी याद रखना, बूंदी और मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ किस भाग में स्थित हैं? तो यह दक्षिण पूर्वी पठारी भाग में स्थित हैं। और ऊपर माल का पठार एवं मेवाड़ का पठार भी इसी का भाग है। तो ऊपर माल का पठार, बूंदी एवं मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ, मेवाड़ का पठार, सब कुछ कहाँ पर स्थित हैं? दक्षिण पठारी भाग में, दक्षिण के पठारी भाग में स्थित हैं। तो यह था राजस्थान का भौतिक स्वरूप, जिनको हमने 4 भागों में बांटा था। उनके चारों भाग विस्तार से पढ़े थे। ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम अगले वीडियो में राजस्थान के प्रमुख पर्वत, पहाड़ियाँ व पठार पढ़ेंगे। उसके बाद हम कोपेन का वर्गीकरण, थारनाइट का वर्गीकरण और राजस्थान की जो ग्रीनविच रेखा हैं, समदाबी रेखा हैं, उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।